नेपाल ट्राई नेशन सीरीज जो शुरू होनी है कल से, जहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं हांगकांग, यूएई और नेपाल। अगर इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इसे सबसे इंपॉर्टेंटली जो ध्यान में रखकर इस सीरीज़ को अरेंज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, वो है एशिया रीजनल फाइनल्स को देखते हुए, जो कि शुरू होना है सिर्फ 30 अक्टूबर से, जहां पर आप कह सकते हैं कि लगभग 13-14 दिन का ही वक्त जो है वो बचा हुआ है। अगर हम देखें, जो कि ये तय करेगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में एशिया से कौन सी दो एशिया टीम्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी जाकर अगले T20 वर्ल्ड कप 2024 में, जो होना है यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, जहां पर यूएसए ऑलरेडी एज अ होस्ट क्वालिफाई कर चुका है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो प्रिपरेशन के लिहाज से सीरीज रखी गई है और बहुत अच्छी सीरीज है। ये कहना होगा कि जो तीन टीम है, ये तीनों टीमें रीजनल फाइनल में पार्टिसिपेट करने वाली है, तो उस लिहाज से तीनों ही टीमों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस ये सीरीज हो जाएगी, जो कि उससे पहले अच्छा खासा टेस्ट हो जाएगा उनके। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मैचेस हैं, क्योंकि एक मैच में आप मान के कुछ ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि वो ठीक हुआ नहीं हुआ। सिर्फ एक मैच नहीं है, 2-3 मैचेस यहाँ पर हैं तीनों टीम्स के, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन ये सीरीज कहीं ना कहीं उन तीन टीम्स को दे पाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप तीनों टीमों से पूछेंगे कि आप क्या चाहेंगे, ये सीरीज जीतना चाहेंगे या रीजनल फाइनल्स हारना चाहेंगे, या फिर ये सीरीज हार कर रीजनल फाइनल जीतना चाहेंगे, डेफिनेटली तीनों के रडार में वही चीज़ है कि भले हम ये सीरीज हार जाएं, लेकिन रीजनल फाइनल हमें हमारा सबसे बड़ा टारगेट है और वही हमें जीतना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों नहीं जीत सकते, क्या पता आप सीरीज भी जीते और रीजनल फाइनल जीत जाए, ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छा फॉर्म्स देते तो दोनों सीरीज आप जीत सकते हैं। लेकिन जो रडार है, जो सोच है इस ट्राई सीरीज को खेलने की तीनों टीमों की, वो यही होगी कि हम अपनी प्रिपरेशन बेहतर करें, जो भी थोड़ी बहुत खामियां नजर आती है उस पर काम करें, कुछ नए प्लेयर्स लेकर अगर आते हैं हम तो उनको मौका देकर उनसे देखें कि वो आखिर किस तरह परफॉर्मेंस करते हैं, फिर अपनी एक फाइनल 11 चुने उस रीजनल फाइनल्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रिपरेशन ही सबसे पहला जो आप कह सकते हैं प्रायोरिटी है इस ट्राई सीरीज की रहेगी, तो उसी के लिहाज से हम इस पर बात करेंगे, इस सीरीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करें हैं, शुरुआत में करूंगा, चलिए हांगकांग से कर लेते हैं शुरुआत। अभी हमने रिसेंटली हांगकांग और डोमेस्टिक, तो उसके बाद फिर आगे की दो टीमों में भी बात होगी। हांगकांग से अगर मैं यहाँ पर शुरुआत करूं तो हांगकांग के हमने कहा कि ये सारे प्लेयर जो है, जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, जब हमने वीडियो बनाया था जहाँ पर उनका डोमेस्टिक हुआ, जहाँ पर उनकी किस तरह से परफॉर्मेंस रही है, अगर आपने नहीं देखा जाकर आप चेक कर सकते हैं किस तरह की प्रिपरेशन रही है। वहाँ पर हमने कहा था कि 40% प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हांगकांग की है, 40% वो दिख रही है ऑन ग्राउंड भी और ऑन पेपर भी, लेकिन एक बड़ा 60% अभी वो प्रिपेयर नहीं है, जो उन्हें इस सीरीज से हेल्प मिल सकती है प्रिपरेशन के लिहाज से। एंड वो 60% में 2 पॉइंट कौन से रहेंगे आपके, एक बॉलिंग से एक बैटिंग से? नहीं जरूर, देखिए बॉलिंग से बात करें तो बॉलिंग से थोड़ा सा शॉर्ट आउट सा नज़र आता है और बैटिंग में बहुत ज़्यादा हेडेक नज़र आती है। खासकर देखेंगे आप एहसान, अनस, उसके बाद यहाँ एजाज़ खान भी अब आ रहे हैं वापस, तो वो भी हो जाते हैं। नसरुल्लाह राणा भी इस स्क्वाड में ज़रूर होंगे, तो एक अच्छे एडिशन वो भी हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम में। आयुष शुक्ला है यहाँ पर, वो भी बेहतर है। तो अगर आप यासिर मुर्तज़ा हैं, मोहम्मद गजनफर है, तो बॉलिंग में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा हेडेक कम है हांगकांग के लिए बजाय बैटिंग के, वहाँ ज़्यादा हेडेक नज़र आता है। और बॉलिंग में अच्छे हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेग स्पिनर भी हैं, राइट आर्म मीडियम पेसर भी है, तो बॉलिंग में सब अच्छा है। बस इनको थोड़ा सा जो मेहनत करनी है बॉलर्स को, वो है अपनी लाइन और लेंथ पर, इस पर काम करने की जरूरत है। स्पेशली एंड पेसर्स को खास करके आयुष शुक्ला आपके हैं, नसरुल्लाह राणा हैं, उनको एजाज खान भी काफ़ी वक्त बाद वापसी कर रहे हैं, तो उनको भी अपनी लाइन और लेंथ पर काम करने की ज़रूरत है, वो बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। अगर आप चौथे स्टंप पर डालने की सोच रहे हैं तो चारों ओवर चौथे स्टंप पर डालने की सोचिए। अगर आप विकेट टू विकेट डालने की सोच रहे हैं तो चारों ओवर विकेट टू विकेट डालने की सोचिए। मुश्किल है, नहीं हो पाता, लेकिन यही तो है, यही तो आपकी आर्ट है, यही बॉलर्स का आर्ट है, उन्हें यही करना होगा। अगर आपको जीतना है, आपको रीजनल फाइनल्स में काम आना है, परफॉर्मेंस देनी है, तो प्लान्स होने चाहिए, और यही है बॉलर्स के लिए कि वो अपनी लाइन और लेंथ पर खासकर काम करें। T20 क्रिकेट है, अगर स्टंप या चौथे स्टंप को पकड़ के आप बॉल डालेंगे फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन 2-3 बॉलों में ही घबरा जाते हैं कि बस यार अब रन चाहिए, अब रन चाहिए, अब छक्का या चौका तो मारना ही पड़ेगा वरना काम नहीं बनेगा। क्योंकि आजकल क्रिकेट का यही माइंडसेट हो गया है। तरीके बहुत है, फॉर्मेट भी यही है, तरीका बहुत सारे हैं रन्स करने के, लेकिन तो आज माइंडसेट ही ये हो गया है बल्लेबाजों का ज़्यादातर कि वो यही सोचते हैं कि चौके छक्के से ही मेरा माइंड फ्री होगा बजाय सिंगल्स के। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन बॉलर्स को हांगकांग के ये करने की ज़रूरत है कि अपनी लाइन लेंथ पर काम करें। पेसर्स को ध्यान में बहुत एक्स्ट्रास डालते हैं पेसर, जिससे स्पिनर के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं। अभी हमने देखा भी है जो पीएनजी की सीरीज थी मलेशिया टाइम्स, वहाँ पर भारी भरकम एक्स्ट्रास दिए थे। जो हम बात करें हांगकांग के पेसर्स ने, आयुष शुक्ला की भी, उन्होंने भी काफ़ी एक्स्ट्रास दिए, उनसे बचना होगा। इस तरीके की चीज़
चीज़ें आपको इस सीरीज में प्रैक्टिस करनी होगी, बेहतर लाइन और लेंथ बेहतर करनी होगी, ताकि रीजनल फाइनल में ये आप चूक नहीं कर सकते। आपने ट्रांजिशन सीरीज में कर लिया, हो गया, इस सीरीज में आप सुधार लें, क्योंकि रीजनल फाइनल्स में एक वाइड भी आपके लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इंजीनियर से हानिकारक साबित हो सकती है और आप शायद बाहर हो जाए, क्योंकि एक एक रन से मैचेस जीते जाते हैं। तो खैर ये बॉलिंग की बात हो गई। बैटिंग में जो है दिक्कत की आप बात कर रहे थे, तो वो एक बहुत बड़ा सरदर्द डेफिनेटली रहा है, क्योंकि निजाकत बाबर अगर टॉप पे आउट हो जाते हैं तो 140 रन का टारगेट भी एक पहाड़ जैसा नजर आता है हांगकांग के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर यासिन मुर्तजा का इंक्लूजन जरूर हुआ है और एजाज खान भी आया जरूर है, लेकिन फिर भी ये पहाड़ जैसा लक्ष्य रहेगा उनके लिए भी, क्योंकि निजाकत बाबर अगर स्टार्ट नहीं दे पाए और उनका विकेट मिल गया तो उसके बाद क्या। देखिए बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में यही तो होता है, हमने कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में देखे हैं यहाँ पर शुरू में प्लेयर जो है कोलैप्स हो जाते हैं नॉकआउट गेम्स में। हमने आप चाहे फुल मेंबर का 2019 का वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल देखें, उसके बाद आप देखें 2015 में जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल हुआ था, जहां पर 70-80 पे शायद गिरा और उसका पूरी इंडियन टीम कोलैप्स हो गई। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को ही देख लें, फाइनल जो हुआ 2015 में आपने देखिए शुरू में कोलैप्स हो गए, तो ये होता है बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद फिर थोड़ा और पीछे लेके जाऊं तो 2003 जहां पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो एक ऐतिहासिक मैच रहा था, एक विकेट गिरा और उसके बाद पूरी इंडियन टीम जो है उस मैच सीरीज से बाहर हो गई। और भी कई एग्जांपल्स है बाकी सब टीमों के। तो ये होता है बड़े बड़े इवेंट्स में जब प्रेशर आता है तो डेफिनेटली जो ऊपर का जो बैटिंग ऑर्डर है वो कोलैप्स करता हुआ नजर आता है, लेकिन उस वक्त क्या अब आप वही रोते तो नहीं बैठ सकते ना कि कोलैप्स हो गया, तो आपके बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। बस उसी में हांगकांग को सबसे बड़ी सरदर्द है और वो यहाँ पर मेक श्योर करना होगा निजाकत खान को, कैप्टन को अपने, कि हम उन प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा इन मैचेस में मौका दें, उन प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका दें, क्योंकि आपके सामने जो ओपोनेंट्स हैं वो वही है लगभग जो आप वहाँ पर खेलने वाले हैं। कुछ आप प्लेयर्स टीम जरूर चेंज करेगी, वो प्राइम एक दो प्लेयर्स ना हो, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर वही सारे प्लेयर्स रहने वाले, तो उनके खिलाफ अच्छी प्रैक्टिस बैट्समैनों को देना जरूरी है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा हांगकांग को, यार दिल के डेफिनेटली कहना चाहेगा हांगकांग को अपने बैटिंग जो उनके जो बैट्समैन जितने सारे हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस में यूटिलाइज करना होगा बजाय बॉलर्स। बिल्कुल सही कहा आपने, और बेहतर होगा कि अभी आप एक कोर टीम खासकर बैटिंग लाइनअप को जरा ध्यान में रखकर लेके चले तो बेहतर है। परफॉर्मेंस निकलने की ज़रूरत है, अब टाइम आ गया है, अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये परफॉर्मेंस निकलना चाहिए, बजाय कि हमें दिखना चाहिए कि हाँ ये रन्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये टच में है, ये एक्साइटनिंग हो सकते हैं सामने वाली टीम के लिए। अब ये मौका आ चुका है, रीजनल फाइनल्स तो सब कुछ है, उसके लिए ये बेस्ट सीरीज़ है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। अंशुमन रथ हो, यासिन मुर्तज़ा हो, अगर जिशान अली आ रहे हैं, अच्छा खेला था उन्होंने 3 मैच की मेंस ऑल स्टार T20 सीरीज़ में, उम्मीद होगी कि अगर वो भी टीम में हो तो फिर वो भी रन्स करके दे, रन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हांगकांग को। 15 रन 25 बॉलों में बना रहे हैं, 30 रन 50 बॉलों में बना रहे हैं, ये बहुत स्लो क्रिकेट है, इससे हांगकांग रिजल्ट तो नहीं ला पाएगा अपने फेवर में। वो 125-30 वाला पिच नहीं है, पिच बहुत अच्छी है, यहाँ आप स्कोर अच्छे कर सकते हैं, तो बैटिंग को बहुत स्ट्रांग होना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि निजाकत बाबर पे आप कब तक टिके रहेंगे वो, क्योंकि ये प्लेयर जो है आपको बड़े बड़े इवेंट्स पे जाकर परफॉर्मेंस कितनी देंगे, एट द एंड बाकी प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना होगा, स्टेप अप नहीं कर पाए, इसीलिए ना ही हांगकांग एशिया कप में पहुंच पाया, ना ही उनका अभी चैलेंज लीग में भी वो टॉप पे नहीं रह पाए और उनके बजाय कनाडा और जर्सी वहां पर ऊपर आ गए। तो अपने आप में सोचने वाली बात जरूर आ जाती है। तो ये प्रिपरेशन होनी चाहिए हांगकांग की इस सीरीज से लिहाज से। अब बात करते हैं हम होस्टिंग टीम की, नेपाल की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कल उन्होंने जैसे कि स्क्वाड अनाउंस की और स्क्वाड में काफी प्लेयर्स रहे, जो कि अमूमन हमें उम्मीद थी कि वही सब प्लेयर्स रहने वाले हैं। 18 मेंबर्स की स्क्वाड थी, डेफिनेटली वो टेस्ट करना चाहते हैं कुछ आप प्लेयर्स, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात, सही चीज है, क्योंकि ये प्रिपरेशन शुरू में ही कहा, ये सीरीज को आप प्रिपरेशन के लिहाज से देखें, क्योंकि रीजनल फाइनल जो है वो आपका सबसे बड़ा टारगेट है यहाँ पर। अगर हम देखें उसके साथ साथ टीमें चाहेंगे कि हम सीरीज भी जीते, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। लेकिन संदीप लामिछारा यहाँ है नहीं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेफिनेटली उनके पर्सनल रीजंस की वजह से वो इस टूर्नामेंट से उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया था। अब देखना होगा कि वो रीजनल फाइनल में इस तरह से खुद को तैयार करते हैं। ये बहुत बड़ा सरदर्द टीम के साथ जरूर जुड़ रहा है। सरदर्द से हमारा मतलब है कि ये जो एक संदीप लामिछारा जो जिस तरह से प्लेयर थे इन सारे केसेस, जी हाँ डेफिनेटली वो कोई दौरान नहीं है कि जिस तरह के एशेट्स में हमने देखा कि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रहती थी, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर कर रही है, परफॉर्मेंस में भी अफेक्ट कर रहा है। आप खुद देखिए संदीप लामिछारा कितना ठंडा गया है पिछला एक साल, क्वालिफायर तो शुरू हुआ है वो काफी ज्यादा ऑफ रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ गए मेरे ख्याल से T20 में, वहाँ पे ठीक ठाक रहा क्योंकि संदीप के स्टैंडर्ड से वो और बेहतर हो सकता था। उसके बाद अभी एशिया कप में वहाँ पे कुछ खासा हमें नजर आया नहीं, एशियन गेम्स में गए वहाँ पर खासा हमें नजर आया नहीं जब भी अच्छी टीम के खिलाफ। तो ओवरऑल ये बस ये अब देखना होगा कि जल्द से जल्द, क्योंकि जब भी सीरीज इवेंट होता है वो डायरेक्ट वहाँ पर आते हैं, तो उससे उन्हें प्रैक्टिस वगैरह नहीं। आप देखिए जो टीम है वो राजस्थान रॉयल्स अकेडमी वहाँ पर गई, वहाँ लंबा चौड़ा प्रैक्टिस किया, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मैचेस खेले। अब ये ट्राई सीरीज, तो बाकी टीम्स के जो प्लेयर्स हैं खूब प्रिपरेशन मिल रही है, लेकिन संदीप को वो नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से उनका जो
जो गेम है वो अफेक्ट हो रहा है इतने बड़े बड़े इवेंट्स पे, ये एक अपने आप में कंसर्न जरूर है। अब देखना, क्योंकि ये तो हमारा और आपके हाथ में है नहीं, डेफिनेटली जब वो चीज़ें खत्म होंगी उनकी पर्सनल लाइफ में तभी शायद ये फोकस उस पर कर पाएंगे। अब देखना होगा कि वो कब तक चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हैं। खैर, ये बात हो गई संदीप की। अब मैं बाकी प्लेयर्स की बात करें यहाँ पर, तो मैं शुरुआत आपसे बॉलिंग के बारे में पूछना चाहूँगा शुरुआत में ही, कि बॉलिंग में किस तरह की प्रिपरेशन आप यहाँ पर चाहेंगे, क्या रोटेशन चाहेंगे इन बॉलर्स का, क्योंकि ये सीरीज तैयारी के लिहाज से हम ज़्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहले तो यही है कि सोमपाल करन तो ऑब्वियसली यहाँ होंगे ही, लेकिन प्रतीश जीसी को भी मौके देने चाहिए। आखिर वो टीम के साथ काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन एक डिसीजन है टीम का, मैनेजमेंट का, कोच का, कप्तान का, कि एक लेफ्ट आर्मर को उन्होंने कंटिन्यूसली अपने साथ रखा हुआ है, जो सीखेंगे भी और जानेंगे भी जगह जगह जा कर कि आखिर कैसे बॉलिंग होगी, क्या होगी। हर पिच का मिजाज अलग अलग है और नेट पर भी देखेंगे अपने साथी प्लेयर्स को, बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ थोड़े से मैचेस अगर उन्हें मिले यहाँ पर तो और बेहतर होगा, तो हम जान पाएंगे, टीम भी जान पाएगी, मैनेजमेंट, कोच और कप्तान भी, कि ये आखिर क्या सीख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि जब बड़े इवेंट्स होते हैं तो हमको साथ जरूर लेके जाएं, वो एक्सपीरियंस होगा। लेकिन हम हमेशा आपको याद होगा, डेविड ये कहता है कि जब भी आप कोई बायलैटरल सीरीज खेलते हैं तभी तो मौका होता है इन प्लेयर्स को मौका देने का। बिल्कुल, बस यही कहने का मतलब है कि प्रतीश जीसी को यहाँ पर मौके दिए जा सकते हैं। शायद सोमपाल करन है, दोनों को एक साथ ना खिलाकर एक को अगर खिलाए एक मैच में, जैसे सोमपाल को आपने पहले मैच में खिलाया, करन को आपने सेकंड मैच में खिलाया, और लेकिन प्रतीश जीसी को आप यहाँ रेगुलर मौका दे रहे हैं, क्योंकि अविनाश भोरा टीम के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो T20 खेलते हैं तो उन्हें और उनका रिदम में आना जरूरी भी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। डेथ बॉलिंग में तो खैर वो जबरदस्त है ही, बहुत अच्छे हैं। लेकिन और एक चीज़ और है यहाँ, पहली चीज़ तो ये हो गई बॉलिंग से कि प्रतीश जीसी को थोड़ा इंक्लूड किया जाए, उनको भी परखा जाए कि भाई आखिर आप क्या तैयारी कर रहे हो, नेट पर रहकर हमारे साथ रहकर क्या आपकी तैयारियाँ चल रही हैं, थोड़ा सा ये भी जाना जाए। और वहीं पर स्पिनर पर भी एक रोल होना चाहिए कि ललित राजवंशी ऑब्वियसली है, वापसी कर रहे हैं, ज़रूर अच्छा है, लेकिन इन केस अगर मान के चलिए पिच डिमांड कर रही है स्पिनर का, जरूर दीपेंद्र सिंह ऐरी भी वहाँ पर स्पिनर है, लेकिन टीम उन्हीं के साथ जाएगी। फिर भी इन केस अगर ऐसा होता है कि चलिए हम एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाते हैं, क्या पता कुछ ज़्यादा ही स्पिन फ्रेंडली पिच मिल जाए आगे आने वाले वक्त में, तब शायद सागर ढकल है या सागर ढकल ही ज़्यादा उम्मीद है, श्याम ढकल को इतना मौका मिलेगा नहीं लगता है, क्योंकि उनसे पहले कुछ मैचेस खेले हुए प्लेयर यहाँ मौजूद है इंटरनेशनल वाले। तो सागर ढकल को भी कोशिश करें कि स्पिनर में क्यों ना एक मौका दे, इन केस अगर हमें आगे जाकर रीजनल फाइनल्स में कोई स्पिन फ्रेंडली विकेट मिल जाए तो, क्योंकि मुश्किल नजर आता है, क्योंकि नेपाल में हम अमूमन देखते हैं कि पेसर्स भी विकेट ऑलराउंडर विकेट रहता है। बिल्कुल, तो ये एक चीज़ ज़रूर है कि स्पिन को भी अपने साथ जोड़ें, खासकर 2 स्पिनर को जोड़कर देखें एक मैच के लिए। और फिर प्रतीश जीसी वाला जो है वो तो मस्ट है, वो तो ज़रूर करना है, वो तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये चीज़ आपने सही कही कि एक दो चीज़ें ट्राई की जा सकती है, जैसे कि आपने कहा कि एक मैच में आप 2 स्पिनर्स को लेकर देखें कि अब आपके ऊपर है, आप करके दिखाइए क्या करना है, लेकिन उसके साथ बैकअप भी होगा, जैसे सोमपाल का बैकअप होगा और प्रतीश का बैकअप, करण का बैकअप होगा, जो भी यहाँ पर एक मैच में यहाँ पर एक्सचेंज करे। उसके साथ साथ प्रतीश को डेफिनेटली यहाँ कंटिन्यूअसली मैच, क्योंकि यही वो मौके होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आप स्क्वाड में जरूर लेकर जाइए, लेकिन जब आपको बायलैटरल सीरीज में जितने मौके देने, जितना ट्राई करना है, टेस्ट करना है, वहाँ आप करिए। और ये आपने सीरीज उसी लिहाज से रखी, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा अगर प्रतीश जी लगातार मैचेस खेलें सोमपाल के अंडर में या करण के अंडर में, जो भी उस मैच में वहाँ पर खेल रहे हो, तो उनके साथ लीड करते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं बैटिंग की। देखिए बैटिंग में यहाँ पर अगर हम देखें तो रोहित, आसिफ, कुशल भुट्टेल, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप जोरा, गुलशन झा, ये ऑलराउंडर्स में भी आ जाते हैं, लेकिन फिर बैटिंग, इन सब पे बैटिंग का भी जिम्मा है। उसके बाद नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर विवेक यादव और विनोद भंडारी विकेट कीपर बैकअप ऑप्शन, और लोकेश बाम, तो ये सब बैटिंग कैटेगरी में आते हैं जिन्हें बैटिंग भी करनी है इस टूर्नामेंट में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर कहना चाहेगा कि आप उन्हीं बैट्समैन को ज़्यादा यहाँ पर मौके दें, या फिर उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें जिन पे आप कम से कम 50% भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखते हैं कि हाँ शायद 50% उम्मीद है कि हम इन्हें रीजनल फाइनल की स्क्वाड में लेंगे। जरूर ये सोच करिए, ये मौके वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि वहां पर एक भी चीज़ इधर उधर हुई और आप रेस से बाहर हो जाए, जरूर, क्योंकि एक भी मौका खराब हो तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है। आप यहाँ पर जैसे मान के चलिए कोच और कप्तान को डेफिनेटली ये पता होगा कि लोकेश बाम के कितने % चांसेस है रीजनल फाइनल। अगर उनके चांसेस उनको लग रहा है फिलहाल 20% या 30% करीब है, तो थोड़ा सा मौका अभी कम दीजिए। और आपको लग रहा है
कि विवेक यादव को, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको विवेक यादव का कम से कम 50% चांस है, हम लोकेश से ज्यादा विवेक को देख रहे हैं या विवेक से ज्यादा लोकेश को देख रहे हैं, तो आप उस हिसाब से उस प्लेयर को इस प्रैक्टिस गेम्स में, प्रैक्टिस गेम नहीं, T20 आई है, इस सीरीज में आप मौका जरूर दीजिए। ये सोच कर करिए। आप ये सोच रहे हैं आपके रडार में ही जो प्लेयर नहीं है, आप उन्हें धड़ाधड़ मैच दिए जा रहे हैं, तो फायदा नहीं होगा। आप इस पूरे सीरीज का फायदा उठाने की कोशिश करिए ताकि आपको एक बेहतरीन तैयारी मिल जाए उस रीजन फाइनल्स के लिए। क्या कहेंगे आप? नहीं सर, बहुत अच्छा है, ये बेहतरीन बात आपने बोली है कि इसके लिए ये बहुत मायने रखता है कि जो प्लेयर आपके रडार में है ही नहीं, वो होते हैं, वो डेलीगेट इतना तो समझता है। हर कैप्टन और कोच के माइंड में ये तो रहता ही है कि ये प्लेयर हमें हमारे रडार में है, हमने लिए जरूर है, लेकिन रडार में तो यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो खामखा वेस्ट करना, इतनी अच्छी सीरीज है, इतनी वैल्यूएबल सीरीज है ये रीजनल फाइनल से पहले, तो वो प्लेयर्स रहे, वो प्लेइंग 11 रहे जिसको देखकर लगता है कि हाँ हम इन्हें मौका देने जा रहे हैं सोच रहे फाइनल्स में भी, शायद कुछ मैचों में अगर इनके प्लेस में अगर ये आएंगे तो हम इन्हें मौका देंगे बजाय दूसरे प्लेयर के। तो अपने आप में ये एक बेटर प्रिपरेशन जरूर होगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज है जो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी हैरान जरूर कर सकती है, पता नहीं आप उससे सहमत होंगे या नहीं, लेकिन जैसे हमने कहा कि सीरीज जो है ये एक आप प्रिपरेशन के लिहाज से देखेंगे, हमने शुरू में ही कहा आपको ये पूरा वीडियो प्रिपरेशन के लिहाज से सोचना होगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा यहाँ पर प्रायोरिटी टीम के सामने है। तो यहाँ पर एक चीज है बैटिंग में, जैसे कि आप और हम डिस्कस कर रहे थे कि बैटिंग में यहाँ पर जो है दीपेंद्र सिंह एरी को थोड़े ज्यादा ओवर्स मिले यहाँ बैटिंग करने के लिए, तो मेरे ख्याल से बहुत बेटर है। और वो ऑलरेडी एक रिदम में जरूर है, लेकिन यहाँ पर अगर वो और ज्यादा बैटिंग करते हैं, हम इस ट्राई सीरीज की बात कर रहे हैं खास करके, दीपेंद्र सिंह एरी अगर थोड़ा ऊपर आकर थोड़े ज्यादा बॉल्स खेलें, ज्यादा रन्स करें, तो अगर रन्स में और ज्यादा है तो बेहतर रहेगा। आप क्या कहेंगे कि ऑर्डर आप शुरू में टॉप 4 में कैसा देखना चाहेंगे बिल्कुल इस सीरीज में? नहीं जरूर, देखिए अगर आप बात करें कुशल आसिफ तो खैर है ही ओपनर्स, आसिफ को ही बैटर करने की जरूरत है। जी हाँ, फॉर्म में नहीं है वो। बिल्कुल, ये थोड़ा सा रन्स करने की जरूरत है, क्योंकि रीजनल फाइनल्स में अगर ओपनिंग इतनी जल्दी गिर जाएगी, चलिए ठीक है आपके बाकी प्लेयर शायद आपको पहुंचा दे, लेकिन फ्यूचर का मालूम नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी आसिफ को भी थोड़ा रन्स करने की जरूरत है। डेली क्रिकेट को उम्मीद है कि वो अच्छा जरूर करेंगे, बहुत अच्छे बैट्समैन जरूर हैं, लेकिन रन्स चाहिए बल्ले से, तो जरूर लीड होगी। लेकिन उसके बाद ओपनर्स के बाद देखें तो रोहित पौडेल आ जाते हैं यहाँ पर वन डाउन, जो आप कहें तो कुशल मल्ला को ही भेज दिया जाता है कभी कभी कि वन डाउन आप जाइए, जब काफ़ी ओवर्स हो जाते हैं, काफ़ी ओवर्स को चले जाते हैं। लेकिन रोहित, कुशल और दीपेंद्र, ये एक ऑर्डर रहेगा तो बहुत बेहतर नजर आएगी बैटिंग लाइनअप नेपाल की। इस सीरीज में आजमा कर देखें, कोई बुराई नहीं है आजमाना। आप क्या पता रिजल्ट आपके फेवर में आए तो बेहतर है, नहीं आए तो कुछ और ट्राई करके देखिए। 2 मैचेस के लिए चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। 2 मैचेस चलिए, 4 मैचेस ना सही तो 2 मैचेस के लिए रोहित, कुशल और दीपेंद्र। तो इससे क्या है कि दीपेंद्र जो बहुत बेहतर है T20 में, उन्हें मौका मिलेगा कि हाँ यार अभी ओवर और ज़्यादा बॉलिंग खेलने, 8-9 ओवर है या 7-8 ओवर है तो बहुत अच्छा है, मुझे मौका मिल रहा है, चलो मैं रन्स करता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं T20 में। इसलिए उसके बाद आप ट्राई करें, कोई बात नहीं, गुलशन झा है, संदीप जोरा है, आप इनको लगातार मौके दीजिए नीचे की तरफ 4-5वें नंबर पर। लेकिन ऊपर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रोहित, कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी, और ऊपर ओपनर्स में कुशल, मुर्तल और आसिफ शेख। बिल्कुल, तो यही चीज़ हम कह रहे हैं। जैसे प्रिपरेशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नजर आएंगी कि आपको जो सामने आपका जो टारगेट रहने वाला है वो है रीजनल फाइनल्स को क्रैक करना। तो उस लिहाज से अगर आप शुरू के 2 मैचेस में ये देखें कि ओपनिंग के बाद रोहित, कुशल और दीपेंद्र को यहाँ लगाएं, चाहे सिचुएशन किस तरह की बस ये नहीं, हाँ ये भी नहीं है कि आप मान के चलिए 2 पे 0, मान के चलिए एग्जाम्पल 10 पे मतलब 2 विकेट हो गए तो भी आप इसी के साथ जाइए शुरू के 2 मैचेस में, तो कम से कम उन प्लेयर्स को टेस्ट दीजिए। तो जो हार्ड हिटिंग प्लेयर्स हैं, दीपेंद्र सिंह एरी काफी तेज से रन करते हैं, रोहित पौडेल तेजी से भागते हैं और लॉन्ग डिस्क की शॉट्स में काफी हमें खेलते हुए नजर आते हैं, और कुशल मल्ला जो कि कहीं ना कहीं हिटिंग करते हुए नजर आते हैं, तो उन्हीं पे डालिए, कोई बात नहीं। 10 पे 2 है अभी नहीं, आप ही तीनों आइए। तो शुरू के 2 मैचेस में आप ट्राई कर सकते हैं, अगर वो अच्छा काम किया तो आप उसको एक मैच के लिए बढ़ा सकते हैं। प्रिपरेशन इस तरीके की हो कि सारे बेसिस पे ध्यान दिया जाए, सिर्फ ये नहीं कि हमने एक बेस देखा दूसरा बेस छोड़ दिया, फिर वही बेस कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल में कहीं सामने आकर एक्सपोज हो गया तो फिर हम सब ये सोचते रह जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, टीम नहीं पहुंची, ये डिसअपॉइंटिंग हो गया, वो ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, वो ऐसा कर देते ऐसा नहीं। वो चीज़ पे आपका प्रिपरेशन में मौका था, आपने वो चीज़ पे ट्राई नहीं किया। तो वही लिहाज से हम कहेंगे कि प्रिपरेशन सारे बेसिस को देखकर होनी चाहिए। और एंड फील्डिंग के बारे में यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? फील्डिंग यहीं से हमें दुरुस्त करते हुए लेके जानी चाहिए। बिल्कुल, अब देखिए अब तो बहुत बड़ा सरदर्द बना है फील्डिंग, वो आपसी टीम है, अब तो इतना कोई वो नहीं है, होम ग्राउंड भी है तो इसका बेनिफिट होना चाहिए, फील्डिंग कम छूटनी चाहिए ज़रूर। इतना ज़्यादा इस सीरीज़ में पूरी कोशिश करिए कि
फील्डिंग टॉप नॉच हो, एक टफ से टफ कैच भी पकड़ें और टफ से टफ फील्डिंग भी हम करें। ये नहीं कि हाँ अब बहुत इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं आप लोग, तो एक हाथ से भी अगर कैच पकड़ना पड़े तो उसके लिए ट्राई करें, पूरा कूद जाए। कम से कम लोगों को और कोचेस को, आपके कप्तान को ये नज़र आएगा कि हाँ इन्होंने 100% ट्राई किया था, कुछ नहीं बोलना है। ट्राई ही नहीं करेंगे और छूटती चली जा रही है, एक सिंगल है वो हाथ से छूट जा रहा है, तो इसके एक्सक्यूजेस कम हो जाते हैं अगर आप इस तरीके की फील्डिंग करेंगे। इससे बॉलर्स का मोराल बहुत डाउन हो जाता है। जी हाँ, हम देखते हैं कि बॉलर्स का मोराल बहुत बार डाउन हुआ है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हो, एशियन गेम्स में हो, इमर्जिंग एशिया कप में हो, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग रखी है, उन्हें लगता है कि अब यहाँ विकेट मिलेगा, उसी बॉल पे बाउंड्रीज या फिर कहीं फंबल होकर 1 का 2 का 3 होता हुआ नजर आता है। इससे बॉलर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनकी अगली बॉल वो लेंथ से भटकते हैं और उस पर बाउंड्रीज आ जाती है। तो क्या हुआ, क्या एक बॉल में जहां पर 1 रन आना था, 2 बॉलों में वहां 7-8 रन आ गए। यही चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी, फील्डिंग को बेहतर रखना और हाँ इंजरी से खुद को बचा के रखना, क्योंकि रीजनल फाइनल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहीं उससे पहले कोई बड़े प्लेयर्स इंजर हो गए तो एक बहुत बड़ा वो सेटबैक रहेगा। इंजरी से भी खुद को बचा के रखना है, लेकिन फील्डिंग को भी बेहतर करना है। ये तो टेस्ट होता है, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं तो धीरे धीरे गुंजाइश से बहुत कम होती चली जाती है कि हमें इंजरी से भी बचना है, करना है, आपको सारी चीजें एक साथ करनी होंगी, तभी तो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स पे कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो ये प्रिपरेशन है नेपाल की, जो यहाँ पर उन्हें ध्यान में देने की जरूरत है। उसके बाद एंड यूएई की यहाँ बात की जाए, यूएई के मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ जाऊंगा बॉलिंग के बारे में। बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? जवादुल्ला, जहूर खान और बाकी जो स्पिनर्स वगैरह हैं, अयान अफजल खान को आप देख रहे हैं, बॉलिंग में आप क्या किस तरह की प्रिपरेशन चाहेंगे यहाँ पर? नहीं, बॉलिंग में देखिए, बॉलिंग में तो खैर यूएई ने थोड़ा बहुत बेहतर तो अच्छा किया है, लेकिन और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे जुनैद सिद्दीकी है, ज़हूर खान है, अयान अफजल खान है, बॉलिंग है ऐसा नहीं है। जवादुल्ला भी अब आ गए हैं, बिल्कुल अली नासिर भी ओवर करा लेते हैं बीच में। तो बॉलिंग में वेराइटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन जो अदर बॉलर्स हैं, कभी बॉलर्स ग्रुप में कम परफॉर्म कर रहे हैं, ये ज़रूर है। एक बॉलर परफॉर्म करता है तो बाकी के 4 बॉलर रन्स के लिए चले जाते हैं, और कभी एक बॉलर दूसरा बॉलर परफॉर्म कर रहा है तो फिर बाकी के बॉलर रन्स के लिए चले जा रहे हैं। तो ये अपने आप में दिक्कत है, थोड़ा सा कोर ग्रुप में काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप में फिर वही बात होगी हांगकांग की तरह कि लाइन और लेंथ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जवादुल्ला भी कभी कभी लाइन से बहुत भटक जाते हैं, और सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे जुनैद और ज़हूर, उन्हें तो अपने कंधों पर लेना ही होगा जिम्मेदारी, ऑब्वियसली है। बड़ा रीजनल फाइनल्स है, एकदम से अगर आप सोचेंगे कि न्यू कमर्स आकर आउट क्लास कर दे परफॉर्मेंस में, तो हमने वो देखा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में न्यू कमर थे यूएई के पास, इतना खासा परफॉर्मेंस नहीं किया। वैसे ही रीजनल फाइनल्स, यही चीज चिराग सूरी ने भी कही थी। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने जो कहा था, बिल्कुल। तो वही बात है, न्यू कमर्स पर इतने बड़े बड़े टूर्नामेंटों में भरोसा जताना, इस सीरीज में आप देखिए, ट्राई करिए, फुल ट्राई करिए, बॉलर्स को मौका दीजिए, बताइए कि यहाँ पर लाइन लेंथ ऐसी रखो, ये बॉल रखो, और बॉलर्स भी डिलीवर करें वो परफॉर्मेंस, तो और बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। तो क्लियरली है, जैसे कि हमने देखा भी है कि मान के चलिए कि आज के दिन पे जहूर खान ने अच्छी बॉलिंग कराई है, विकेट्स भी निकाले हैं, तो बाकी 4 बॉलरों ने ढेरों रन दे दिए। तो आपको जो सपोर्ट करना है वो इकोनॉमिकल रहकर भी आप कर सकते हैं। आप याद रखिएगा ये टी20 क्रिकेट है, तो यहाँ पर अगर जहूर खान ने मान के चलिए 2 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं, अब ये नहीं कि दूसरा बॉलर आया उन्होंने 2 ओवर में 30 रन 25 रन दे दिए, कोई विकेट निकाला, इससे ये सारी मेहनत जहूर खान की खराब होती नजर आता है। यही यूएई के साथ हो भी रहा है रिसेंट टाइम में, वो 1 मैन आर्मी पे टिकी हुई है, और वो अगर बात करें वो है मोहम्मद वसीम। अब मैं बैटिंग की तरफ लेके जाना चाहूंगा। आपने भी देखा होगा गल्फ टी20 चैंपियनशिप हो या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस की अगर हम बात करें, और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ जी है कि वहां पर भी मोहम्मद वसीम जो है वो एक एक्स फैक्टर नजर आए हैं उनके, और वो बहुत बड़ी कड़ी है, और यही इनकी स्ट्रेंथ भी और ये इनकी कमजोरी भी है। क्योंकि मोहम्मद वसीम आउट होते ही हमें देखने में लगता है कि 130-35 का टारगेट भी यूएई के लिए पहाड़ जैसा हो जाता है। और हमने देखा वित्तीय अरविंद के बल्ले से लगातार रन नहीं निकल रहे, जिस स्पीड से रन निकलने चाहिए थे। आर्यन शर्मा ने शुरू में आकर अच्छा जरूर किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ठीक ठाक किया, लेकिन उनको अपनी स्ट्राइक रेट में बढ़ाने की जरूरत है, स्ट्राइक रेट बढ़ानी पड़ेगी। रीजनल फाइनल में आप ओपनिंग करने के लिए आए हैं, टी20 वर्ल्ड कप का आपका स्पॉट है, और आपने 20 बॉलों में 30 रन, 25 बॉलों में 30 बॉलों में 20 रन, 25 बॉलों में 15 रन, इससे काम नहीं चलेगा। और आने में ऐसे ही करते हुए हम नजर आए थे एक मैच को छोड़कर गल्फ टी20 चैंपियनशिप में। तो ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। मोहम्मद वसीम के अलावा बाकी बैट्समैन रन नहीं कर रहे हैं, उनको यहाँ पर इस सीरीज को भर के यूटिलाइज करना होगा, रन अपने लिए बटोरने होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बैटिंग लाइनअप से ही परफॉर्म करने की जरूरत है, नीचे के बल्लेबाजों को रन्स करने होंगे। जी हाँ, थोड़े बहुत ऊपर के बल्लेबाज रन्स बड़े इवेंट्स पे फिनिशर्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, तो तीसरे चौथे पांचवें नंबर के बल्लेबाजों को रन करना होगा। बासिल हमीद है, आपके आसिफ खान है, वित्तीय अरविंद है, तो इन लोगों को रन्स करने की बहुत ज़रूरत है। और अपने आप में थोड़ा अली नासिर आ जाते हैं, वो भी वहाँ है, उन्हें भी अयान खान को भी थोड़ा सा बैटिंग में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार काफ़ी ओवर्स बच जाते हैं, वहाँ पर रन्स करने की ज़रूरत है।
हैं लेकिन वो आउट होकर चले जाते हैं। तो T20 में आपको रन्स करने की ज़रूरत है। बैटिंग के लिहाज से देखें तो यूएई एक के ऊपर टिकी है, मोहम्मद वसीम, और टुकड़ों में परफॉर्मेंस होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर इस सीरीज़ में बैटिंग से रन्स करिए, प्लेयर्स को बोलिए कि आप कुछ 2-3 प्लेयर्स अगर चल जाएं बैटिंग से तो बहुत फ़ायदा होगा यूएई को, और वहीं बॉलिंग से भी ग्रुप में परफॉर्म करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, यहाँ क्लियर रहेगा। मैं एक चीज़ यहाँ पर शुरू में कहने वाला था, निज़ाकत खान और यहाँ पर जो मोहम्मद वसीम है, निज़ाकत खान हांगकॉन्ग के लिए और मोहम्मद वसीम के लिए एक चीज़ वो कर सकते हैं कि दोनों की जो खुद की जो प्लेयर्स है जो नजर हटती, तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो रन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ निज़ाकत बाबर के बाद और यहाँ पर मोहम्मद वसीम के बाद। तो यहाँ पर एक चीज़ की जा सकती है, निज़ाकत और मोहम्मद वसीम जो है जब वो बैटिंग पे हो तो वो कोशिश ज़्यादा ये करें इन मैचेस में। ये चीज़ है प्रिपरेशन के लिहाज से अगर देखें, फिर आप सेमीफाइनल में रोते फिरेंगे कि मोहम्मद वसीम आउट हो गए तो हम पूरी टीम खत्म हो गई हमारी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हो गए बाकी प्लेयर्स भी तो टीम में है ना। तो निज़ाकत और मोहम्मद वसीम इस सीरीज में जब वो बैटिंग करें तो वो कोशिश करें कि वो सिंगल देकर जो उनके जो नॉन स्ट्राइकर प्लेयर हैं उनको ज़्यादा मौका दें खेलने का, कि चलिए मैं एक तरफ खड़ा हूँ लेकिन आप मुझे बैटिंग करके दिखाइए, आप स्कोर कीजिए, आप बाउंड्रीज लगाइए। तो इससे कहीं ना कहीं आप उन प्लेयर्स का टेस्ट ले सकते, कप्तान खुद खड़े रहकर उन प्लेयर्स का टेस्ट ले सकते, उन्हें कह सकते हैं, पंप अप कर सकते हैं कि आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आपको स्टेज दे रहा हूँ, आप अच्छा कर दीजिए। ये चीज़ें तैयारी के लिहाज से आप देख सकते हैं, क्योंकि तैयारी आप समझे पहले का तैयारी आपको सारे बेस में देखनी है। सिर्फ आप ये दुआ करेंगे, यूएई के लिए मैं कह रहा हूँ, अरे मोहम्मद वसीम चल जाए तो हम मैच जीत जाएंगे, तो ये कोई बेतुकी सी बच्चों जैसी बात हुई। अरे आप एक ही प्लेयर पे तो नहीं टिक सकते ना, आप बाकी बैट्समैन भी तो हैं। तो ये चीजें यूएई के लिए बहुत डेंट करती हुई नजर आ रही है, जो हमें नेपाल में नहीं देखने को मिला है। जी नेपाल अगर कुशल बुर्तल नहीं चले तो आसिफ चलते हैं, आसिफ नहीं चले तो कुशल चलते हैं, वो नहीं चले तो कुशल मल्ला चलते हैं, रोहित पटेल चलते हैं। T20 में वहां पर हम देखते हैं कि वो नीचे तक सोमपाल कामी रन करते हैं। ये चीजें यूएई को अपने अंदर शिफ्ट करनी होंगी और इतने बड़े इवेंट से पहले, और यहाँ पर वो बहुत बेहतर रहेगा अगर आप यहाँ पर वो चीज़ यूटिलाइज करते हैं। एंड एट द एंड तीनों टीम्स के लिए आप क्या कहेंगे इस सीरीज में, और उसके बाद से कंक्लूड करें। बिल्कुल, प्रिपरेशन के साथ साथ प्लेइंग 11 पर भी ध्यान दें। प्लेइंग 11 क्या रहेगी हमारी पहले मैच में जब हम रीजनल फाइनल्स पे उतरेंगे, पिच को जाने रीड करें, बहुत बेहतर होगा। अपना बॉलर्स को खासकर कहें कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा रन्स पर काबू लगाएं, बॉलिंग को बेहतर करें, फील्डिंग टॉप नॉच हो, और ओवरऑल जो आप पूरी तरीके से जो प्लेइंग 11 लेके जाना चाहते हैं पहले मैच में, वो यहाँ पर माइंड में रहनी चाहिए। और परफॉर्म करिए, परफॉर्मेंस चाहिए। अगर आपको वर्ल्ड कप जैसे स्पॉट में पहुंचना है तो आपको परफॉर्मेंस यहीं से शुरू करनी होगी। अब तो डेट पास आ गई है, बहुत पास ये सीरीज़ है, यहाँ से चालू करना है तीनों ही टीमों को अपना परफॉर्मेंस, और बेहतर करते करते हर चीज़ को कवर अप भी करना है। और कुछ एक्स्ट्रास जो प्लेयर हैं उन पर भी नज़र रखनी है कि क्या ये हम लेके जाना चाहते हैं, हम उनको मौका देंगे क्या रीजनल फाइनल्स में, नहीं है तो उनको थोड़ा सा साइड करिए, और जिसको आप मौका देना चाहते हैं उनको प्लेइंग 11 में और मौके दीजिए। बिल्कुल, तो यही कहीं ना कहीं हाल है। इस सीरीज प्रीव्यू की हम बात करें, ये सारी चीज़ें इन तीन टीम्स के लिए बेहतर रहेंगी इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज में जब वो प्रिपरेशन के लिए उतरेंगे। रडार में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ को लेकर आप करते रहेंगे, पता चला सीरीज खत्म हो गई, आपकी बाकी चीज़ें रीजनल फाइनल में जाकर एक्सपोज हो गई, ये बहुत बड़ा एक सरदर्द हो सकता है। तो फिलहाल ऑल द बेस्ट तीनों टीमों को प्रिपरेशन के लिहाज से, बाकी ऑल द बेस्ट तो हम बाद में करेंगे जब रीजनल फाइनल्स आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको एशिया क्रिकेट कंटेंट मिलता रहेगा, और कम्युनिटीज में आप जाकर चेक कर सकते हैं, सारी एशिया क्रिकेट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और अब बारी है फोकस करने की नीदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो भी एक एशिया है, वहाँ पर भी डेल क्रिकेट नजर जो है लगातार बनी रहेगी, उसकी भी कवरेज सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ डेल क्रिकेट। ओमान का भी शुरू हो रहा है, जहाँ ओमान का भी प्रिपरेशन आज से शुरू है, तो उसके लिहाज से भी ऑलरेडी हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। आप जाकर वीडियो देखिएगा, ओमान वर्सेस अफगानिस्तान का हम एक मैच प्रीव्यू सीरीज प्रीव्यू बना चुके हैं, उसे जाकर एक बार जरूर सुनिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।